नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी एटलस के नए वीडियो में। इस वीडियो में अपन क्लास 8 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 कृषि के बारे में बात करेंगे। कृषि अपने जीवन की महत्वपूर्ण गतिविधि, एक तरफ जहां कृषि अपनी पोषण की ज़रूरतों को पूरा करता है तथा साथ में कृषि गतिविधियां विश्व की 50% जनसंख्या के लिए, कितनी 50% जनसंख्या के लिए रोजगार की सुविधा भी उपलब्ध करवाता है। मतलब कि खाद्यान्न जरूरतों के साथ साथ विश्व की 50% जनसंख्या रोजगार के लिए, अपनी जीविका उपार्जन के लिए कृषि पर निर्भर है। कृषि एक प्राथमिक गतिविधि है। प्राथमिक गतिविधि का मतलब क्या होता है कि प्राथमिक गतिविधि वो होती है जो प्रकृति पर निर्भर, मतलब प्रकृति के संसाधनों पर डायरेक्टली लिंक होती है। मतलब कि अपन कह सकते हैं ऐसी गतिविधियां जो प्रत्यक्ष रूप से, मतलब कि वाया की बजाय डायरेक्टली नेचर से जुड़ी हुई होती है। जैसे कि कृषि गतिविधि में अपन क्या करते हैं, फील्ड का इस्तेमाल करते हैं। बोना, उगाना, काटना, ये डायरेक्टली प्रकृति पर, नेचर पर निर्भर करता है। और क्या उपजाऊपन होगा, किस तरीके से कौन सी फसलें उगेगी, ये डायरेक्टली इन्वायरमेंट के ऊपर निर्भर करता है। फॉर एग्जांपल, राजस्थान में कौन सी फसल उगेगी और जम्मू कश्मीर में कौन सी फसल उगेगी, ये किस पर निर्भर करेगा? ये ऑब्वियसली वहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है उस पर निर्भर करेगा। मतलब कि कृषि एक ऐसी गतिविधि है जो डायरेक्टली इन्वायरमेंट या फिर नेचर पर निर्भर है और नेचुरल रिसोर्सेज पर निर्भर है। अतः प्राथमिक गतिविधि वह गतिविधि है जो डायरेक्टली नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज पर निर्भर होती है। नेचर पर कैसे निर्भर है ये बताया कि कौन सी जगह कौन सी फसल का उत्पादन होगा, ये डायरेक्टली डिफेक्ट होता है कि वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है। जैसे कि राजस्थान में जो मिलेट्स होते हैं, जैसे कि बाजरा है, वो अधिक, बाजरा है, मक्का है, ये फसलें अधिक उपजाई जाती। क्यों? क्योंकि राजस्थान सेमी एरिड और एरिड कंडीशन में आता है। मतलब कि यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है और तापमान बहुत अधिक होता है। तो कुछ ऐसी फसलें ही उगाई जा सकती है जिसके लिए पानी की आवश्यकता कम हो। उसी प्रकार जैसे कि अपने जम्मू कश्मीर में केसर की खेती होती है, तो वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन केसर की खेती के लिए उपयुक्त है। इसीलिए अपन कह सकते हैं कि जो कृषि है वो डायरेक्टली इफेक्टेड होती है। और कौन सी गतिविधि प्राथमिक गतिविधि के अंदर आती है, वो है मत्स्यन। अपन जो मत्स्यन गतिविधि होती है, जैसे कि फिशिंग में क्या होता है कि अपन जो महासागर में मछलियाँ पाई जाती है और उसी से अपन वो जो फिशिंग करते हैं। तो ऐसी गतिविधियाँ जो डायरेक्टली नेचर पर निर्भर होती है और नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करती है, उसको प्राथमिक गतिविधि कहते हैं। और किस प्रकार कृषि और मत्स्यन प्राथमिक गतिविधि है, ये अपन को बता दिया। अब आगे बढ़े तो अब ये जानते हैं कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ वर्ड्स है। तो एग्रीकल्चर मतलब कि जो एग्री और ये कल्चर दो वर्ड से मिलकर बना है। उसी प्रकार एग्रीकल्चर मतलब कि काटना, बोना, उगाना, ये सब एग्रीकल्चर के अंदर आता है। उसी प्रकार सेरीकल्चर होता है, हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। आपकी एनसीईआरटी बुक में ऐसे कुछ 4-5 नाम दे रखे, वो किससे निर्भर है, जो आगे वाला शब्द है उसको डिकोड करना है और वो आपको बताएगा कि किस प्रकार की कल्चर अपनाएंगे। जैसे कि हॉर्टिकल्चर में अपन है ना, फूल है, सब्जियां है, उसका उत्पादन करते हैं, तो उनके लिए हॉर्टिकल्चर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। उसी प्रकार सेरीकल्चर शब्द का इस्तेमाल सिल्क के उत्पादन के लिए, जो रेशम के कीटों को मतलब पालन करके फिर रेशम का उत्पादन किया जाता है, उसके लिए सेरीकल्चर का वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कृषि का मतलब क्या, कृषि एक प्राथमिक गतिविधि है, ये समझ में आया होगा। अब है ना, कृषि गतिविधि में मतलब कि कृषि एक ऐसी नहीं है कि अपन ने बो दिया या फिर एक बहुत डायरेक्ट इसमें ना कृषि के अंदर बहुत सारी गतिविधियां इंक्लूड है। अपन को उस सब के बारे में जानना होगा। सबसे पहले आपने कभी खेत को विजिट किया हो तो उसमें ना एग्रीकल्चर में बहुत सारी गतिविधियां होती है। आपको कभी किसान से मिलने का मौका मिले तो आप ज़रूर जाना उनसे,
कि खेती में कौन कौन सी गतिविधियाँ इंक्लूड होती है। खेती के अंदर सबसे पहले अपन को है ना, जो भूमि होती है ना उसको साफ करना होता है और फिर उसको जोतना होता है। मतलब कि जैसे ये फील्ड है, अब फील्ड है ना बहुत ऐसे जमा हुआ है, तो उसको बीज बोने से पहले उसके ऊपर है ना जुताई होती है, जिससे क्या है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना वो ऊपर आ जाए और जो ज़मीन हो ना वो थोड़ी सी क्या होता है लचीली हो जाए, जिससे क्या है कि उत्पादन प्रक्रिया आसान हो। तो उसे ट्रैक्टर आदि के माध्यम से पहले उस भूमि को थोड़ा सा हल्का किया जाता है, फिर बीज बोए जाते हैं, बीज के बाद फसल उगती है, फसल उसके साथ उर्वरक वगैरह भी दिए जाते हैं, फिर फसल के उत्पादन के बाद उसकी कटाई की जाती है, फिर उसको जो कटाई में एकदम साफ बीज नहीं निकलता तो उसके साफ किया जाता है, वो थ्रेशिंग आदि के माध्यम से साफ किया जाता है, फिर उसको बाजार तक पहुंचाया जाता है। मतलब कि कृषि गतिविधि अपने आप में एक बहुत बड़ी एक्टिविटी है जिसमें बहुत सारे सब पार्ट्स भी होते हैं। तो कृषि का मतलब है भूमि का जोतना, बीज बोना, फसल उगाना और काटना। ठीक है, इसको कृषि गतिविधि के बताते। अब अपन ने प्राथमिक क्रियाओं के बारे में तो जान लिया, तो शॉर्ट में आगे वाले चैप्टर्स में द्वितीयक और तृतीयक क्रियाओं के बारे में बताया, लेकिन अपन शॉर्ट में इधर जान लेते। प्राथमिक गतिविधियाँ मतलब कि मैंने बताया कि डायरेक्टली इन्वायरमेंट और नेचर से कनेक्टेड होती है। अब द्वितीयक क्रिया मतलब जो भी कच्चा माल अपन को प्राथमिक गतिविधि से मिलता है उसका प्रसंस्करण करना, मतलब कि कच्चे माल को मूल्यवान माल में बदलना ही द्वितीयक गतिविधि। फॉर एग्जाम्पल अपन ने ना कच्ची केरी का उत्पादन किया, अब एग्जाम्पल एक नॉर्मली ले रहे कच्ची केरी, ठीक है, उसका उत्पादन करना, कच्ची केरी को उगाना मतलब आम का उत्पादन करना एक प्राथमिक गतिविधि है। फिर आम का प्रसंस्करण करके अचार बनाना, क्या अचार बनाना, ये है द्वितीयक गतिविधि। मतलब कि जो अपन को माल प्राथमिक गतिविधि से प्राप्त हुआ वो कच्चा माल है, उसको द्वितीयक गतिविधि के माध्यम से मूल्यवान बनाना ही द्वितीयक क्रिया है। तृतीयक क्रिया मतलब कि जो माल बना उसको बाजार तक पहुंचाना, मतलब कि व्यापारिक गतिविधि बाजार तक पहुंचाना एक तृतीयक गतिविधि है। ठीक है, बाजार तृतीयक गतिविधि में बहुत सारी गतिविधियां इंक्लूड होती है, जैसे बैंकिंग है, मतलब कि अपन जो माल उत्पादन हुआ है उसको कितनी आसानी से जो उपभोक्ता है उसके पास पहुंचा सकते हैं, उसमें जो भी एक्टिविटीज़ होगी, फिर वो बैंकिंग सेक्टर हो उससे वित्त प्राप्त होता है, मार्केटिंग हो, व्यापार हो, बिजनेस हो, ये सब एक्टिविटी तृतीयक एक्टिविटी में आती है। इन सब के बारे में अपन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन वर्तमान में इतना जानना है काफ़ी। अब आगे बढ़े तो एग्रीकल्चर अपने आप में सिर्फ है ना, अपन विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के एग्रीकल्चर के टाइप्स देखते हैं। टाइप्स वहाँ के इन्वायरमेंट, वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन, वहाँ की जो भौगोलिक कंडीशन, उन सब पर निर्भर करता है। भारत में कौन सी खेती होगी वो बहुत अधिक निर्भर करेगा कि भारत का क्लाइमेट कैसा है, भारत की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है और भारत की भौगोलिक कंडीशन कैसी, ये बहुत निर्भर करता है वहाँ पर किस प्रकार की खेती होगी। तो उसी प्रकार इन्हीं सब आधारों पर कृषि को बहुत सारे प्रकारों में बांटा गया है। अपन इस चैप्टर में ये भी जानेंगे। अब जाने कि कौन कौन से टाइप्स है। सबसे पहले अपन जानते हैं कि कृषि को है ना, कृषि के दो प्रकार अपन देखें। एक तो होती है निर्वाह कृषि, एक होती है वाणिज्यिक कृषि। कौन सी? एक होती है निर्वाह कृषि और एक होती है वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि का मतलब होता है कि जो आप है ना अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आप उत्पादन कर रहे हो, मतलब कि आप कृषि गतिविधि में इंक्लूड हो, आपका उसके पीछे पर्पस ये नहीं है कि आप उस उत्पादन को करके बाजार में बेचना चाह रहे हो। ये हो सकता है कि आपने उत्पादन अपने घर के लिए किया और कुछ एक्स्ट्रा उत्पादन हो गया तो मार्केट में बेच लिया, लेकिन आपका जो मेन रीज़न है उत्पादन करने का वो अपनी जीविका निर्वाह है। आपके उत्पादन के पीछे आपका मेन उद्देश्य ये नहीं है कि आप उत्पादन करके मार्केट में बेचोगे। तो उस प्रकार की कृषि को क्या बोले? निर्वाह कृषि। मतलब कि किसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खेती करता है। आगे बढ़ते हैं कि निर्वाह कृषि के दो टाइप्स होते हैं। एक टाइप होता है निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है गहन निर्वाह कृषि
और एक होता है आदि निर्वाह कृषि। अब जो गहन निर्वाह कृषि होता है उसमें क्या है, गहन तरीके से, जैसे कि आपके पास इतना फील्ड है, आप उस फील्ड को रिगरसली इस्तेमाल करोगे, जो भी आपके फैमिली के संसाधन या फिर जो भी संसाधन होगा, मतलब कि आप इतनी सी भूमि में जितना अधिकतम उत्पादन हो सकता है उतना उत्पादन करने की कोशिश करोगे। आपके पास जो भी संसाधन हो, फिर वो लेबर हो, आपके सारे फैमिली मेम्बर्स इंक्लूड कर लो, फिर अगर कोई मशीन है छोटी मोटी उसका इस्तेमाल कर लो। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो निर्वाह कृषि होती है वो ज़्यादातर टेक्नोलॉजी पर कम निर्भर होती है, मतलब कि छोटे मोटे संसाधनों पर अधिक निर्भर होती है, क्योंकि वो फैमिली पर बेस्ड होती है। और लेबर जो भी फैमिली लेबर्स का अधिक इस्तेमाल किया जाए। छोटी मोटी मशीन मतलब परंपरागत जो औजार होते हैं ना, जैसे कि हसिया है या फिर छोटी मोटी मशीनें, बैल वैल, उनके माध्यम से उत्पादन करते हैं। अब क्या होता है कि जो खेत होते हैं ना वो छोटे होते हैं, इसमें बहुत बड़े नहीं हैं, छोटे खेतों का प्रयोग किया जाता है। अब इसके लिए जो मेन कौन से फसल उत्पादन किए जाते हैं, जो चावल है वो गहन निर्वाह कृषि की महत्वपूर्ण उत्पादन फसल है। चावल है, गेहूं है, इन चीज़ों का उत्पादन किया जाता है जो अपनी जीविका निर्वाह के लिए, फिर वो बाजरा भी किया जा सकता है जो आपकी जीविका के लिए आवश्यक है। अब दूसरा प्रकार है आदि निर्वाह कृषि। नाम से ही पता चलता है, आदि मतलब बहुत प्राचीन, मतलब कि एक परंपरागत टाइप का कृषि है, उसको आदि निर्वाह कृषि कहते हैं। अब आदि निर्वाह कृषि में एक प्रकार होता है स्थानांतरित कृषि। आपने इसके बारे में पढ़ा होगा और मैंने भी अपने पिछले चैप्टर्स में आदि स्थानांतरित कृषि के बारे में बताया। स्थानांतरित कृषि वो लोग करते, ज़्यादातर आदिवासियों में और जनजातियों में ये कृषि टाइप्स फेमस होता है। इसमें क्या होता है कि जो लोग होते हैं ना वो एक जगह पर रहकर, मतलब कि एक जगह पर परमानेंट सेटलमेंट नहीं होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं और अपनी कृषि गतिविधियां करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि वो जंगल में घूमेंगे, यहाँ पर इनको एक जगह मिली, वहाँ पर जो पेड़ वेड़ उगे होंगे उसको जलाएंगे, उसकी जो राख बचती है उसको एज ए उर्वरक इस्तेमाल करेंगे और उत्पादन करेंगे। उत्पादन प्रक्रिया पूरी होगी, फिर वो काट के खा के, जो भी इनका प्रक्रिया पूरी, कृषि गतिविधि की जो प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब क्या करेंगे, वो इस जमीन को छोड़कर कहीं और जाएंगे, फिर सेम गतिविधि वो यहाँ पर भी करेंगी, फिर वापस वो कहीं और जाएंगे, फिर वो वापस इस जमीन पर आ सकते हैं, जिससे जब तक इनका उपजाऊपन वापस आ जाए। तो ये प्रकार होता है स्थानांतरित कृषि का। ये कृषि व्यवस्थाएं एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे क्षेत्रों में अपनाई जाती है, जैसे कि भारत के पूर्वी प्रदेशों में भी स्थानांतरित कृषि जनजातियों के बीच में फेमस है। तो और भारत में इसको क्या कहते हैं, झूम कृषि। और इसकी एक और विशेषता ये है कि ये विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में की जाती है, जैसे कि अमेज़न वन बहुत घने जंगल है, वहाँ पर बसने वाली जनजातियाँ भी स्थानांतरित कृषि करती है। ये जिन जिन क्षेत्रों में पाई जाती है ये वाली कृषि, वो हर क्षेत्र में इसको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। जैसे कि मैक्सिको में इसको मिल्पा के नाम से बुलाया जाता है, भारत के पूर्वी प्रदेशों में झूम कृषि बोला जाता है। आई थिंक आपको समझ में आएगा। उसके अलावा एक होता है चलवासी पशुचारण। ये एक प्रकार का पशुचारण का ही टाइप है, मतलब कि जो घुमंतु चारक होते हैं ना, वो अपने साथ बहुत सारे पशुओं को साथ में लेके चलते हैं और पशु उनकी जीविका निर्वाह का मेन टाइप होता है। और वो जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर थोड़ी बहुत जो स्थानांतरित कृषि होती है ना, उसी प्रकार से अपनी कृषि गतिविधियों को भी करते हैं। और ज़्यादातर ये किस पर निर्भर रहते हैं, मतलब पशुओं के ऊपर निर्भर रहते हैं और थोड़ी बहुत कृषि करते हैं। और ये ध्यान रखना है कि ये ना ऋतु के अनुसार, मतलब कि चलवासी पशुचारक होते हैं ना, वो ऋतु के अनुसार अपना स्थान परिवर्तन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सर्दियों में जो पहाड़ी एरिया होता है वो और बहुत ज़्यादा अधिक ठंडा हो जाता है, इसलिए वो पहाड़ी क्षेत्रों से नीचे उतरकर मैदानी क्षेत्रों में आ जाते हैं। मैदानी क्षेत्रों में गर्मी में एक्सट्रीम गर्मी होती है, तो वो गर्मी के समय पहाड़ों पर चली जाते हैं और उसी प्रकार अपना जीवन निर्वाह करते हैं और अपने साथ एक पशुओं का बेड़ा रखते हैं जो उनकी जीविका निर्वाह का मेन टाइप होता है। आई थिंक आपको समझ में आएगा होगा निर्वाह कृषि क्या होती है। निर्वाह कृषि के दो टाइप होते हैं, एक गहन निर्वाह कृषि और एक होता है आदि निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आदि निर्वाह कृषि स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण, ये होता है कृषि का पहला टाइप। अब आगे बढ़े तो आगे है कमर्शियल कृषि,
मतलब कृषि कमर्शियल का मतलब नाम से ही देखना है कि इसका मेन मतलब पर्पस क्या है, मतलब कि जो टाइप्स बांटे गए हैं ना कि भाई जीविका निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि, इनको पर्पस के आधार पर बांटा गया है कि इन कृषि गतिविधियों का पर्पस क्या है। अब जो एग्रीकल्चर, जो वाणिज्यिक कमर्शियल एग्रीकल्चर है, उसके पीछे मेन उद्देश्य जो उत्पादन किया जाएगा उसको बाजार में बेचना और पैसा कमाना है। अब ये किस चीज़ों का उत्पादन करें, जिन चीज़ों की मार्केट में डिमांड ज़्यादा होगी उसी चीज़ों का उत्पादन करेंगे, मतलब कि मार्केट में बाजार में जो चीज़ों की मांग होगी उसके आधार पर वो उत्पादन गतिविधियाँ करेंगी। तो वाणिज्यिक गतिविधि का मतलब एग्रीकल्चर का पर्पस होता है कि बाजार की डिमांड के अनुसार उत्पादन करना। तो ऑब्वियसली जो बाजार को ध्यान में रखेगा वो क्या करेगा, उत्पादन उसी अनुसार करेगा। उत्पादन बड़े पैमाने पर करता है और जो उत्पादन की तकनीक है उन उत्पादन के अंदर तकनीक का इस्तेमाल करता है, मशीनों का उत्पादन करता है, मशीनों के द्वारा उत्पादन करता है, मतलब मशीनों का प्रयोग करता है, थ्रेशर है, कंबाइनर है, उनका इस्तेमाल करता है। अब ऐसी गतिविधियाँ कहाँ पर होती होगी? आपको क्या लगता है कि बहुत बड़े बड़े खेत हैं और मतलब मशीनों वगैरह का उत्पादन किया जा रहा है, तो ये इस प्रकार की कृषि ऐसे क्षेत्रों में की जाती होगी जो इकोनॉमिकली थोड़े से स्टेबल है, जिनको आजीविका की मतलब आजीविका उनके जीवन का मतलब पूरी हो रही है, तो वो बाजार के उत्पादन के लिए बाजार पर निर्भर रह सकते हैं। तो ऐसी खेती ज़्यादातर उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और भारत के भी कुछ क्षेत्रों में जैसे कि असम वगैरह में ये कृषि की जाती है। तो वाणिज्यिक कृषि का मतलब समझ में आया कि उसका पर्पस क्या है, बाजार के लिए उत्पादन करना। इसमें तकनीक का इस्तेमाल अधिक होता है, बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं, मतलब कि हजारों वर्ग किलोमीटर में फैले हुए खेत होते हैं, उसमें उत्पादन करने के लिए वो मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन सी खेती की जाती है? कपास है, गन्ना है, गेहूं है, मक्का है, इन प्रकार की खेती की जाती है। मैंने आपको शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों के बारे में बताया था, जैसे उत्तर अमेरिका में प्रेयरीज के बारे में बताया। तो ये प्रेयरीज को धान्यगार भी बोला जाता है। तो वहाँ पर मक्के और गेहूं की बहुत बड़े स्तर पर खेती होती है और बहुत बड़े क्षेत्र में फैले हुए खेत होते हैं। तो ये वाणिज्यिक कृषि के बारे में ये जानकारी थी। अब वाणिज्यिक कृषि के भी सब टाइप होते हैं। वाणिज्यिक कृषि के सब टाइपों की बात करें तो सबसे पहले आता है बागान कृषि। बागान मतलब बागान आपने नाम सुना हो तो बागान बहुत बड़े क्षेत्र में फैले हुए खेत होते हैं जहाँ पर एकल प्रकार की कृषि की जाती है, मतलब कि एक ही फसल का उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। जैसे कि आपने असम के चाय के बागानों के बारे में सुना होगा, तो उस बागानों में चाय का उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर होता है और यहाँ पर लेबर भी बहुत ज़्यादा लगाया जाता है और तकनीक का इस्तेमाल बहुत बड़े स्तर पर किया जाता है। इस कृषि की विशेषता ये होती है कि यहाँ पर प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होता है, ठीक है, मतलब कि प्रति एरिया उत्पादन कम होता है और प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। प्रति एरिया जो गहन निर्वाह कृषि होती है ना, उसमें ना प्रति जो एरिया होता है ना वो उत्पादन बहुत मतलब अधिक होता है, और जो प्रति व्यक्ति, क्योंकि इतने से जो खेत में बहुत सारे लोग लगे हुए होते हैं तो ऑब्वियसली उसमें जो प्रति व्यक्ति उत्पादन होगा वो कम होगा। और चूंकि बहुत बड़ा फार्म है तो वहाँ पर प्रति व्यक्ति और एक व्यक्ति के पास भी हो सकता है इतना बड़ा फार्म, तो प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है लेकिन प्रति एरिया उत्पादन कम होता है। ये वाणिज्यिक कृषि की खासियत होती है। बागान कृषि के बारे में बता दिया, एक फसल का उत्पादन बहुत बड़े स्तर पर किया जाता है, लेबर तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। ये ज़्यादातर जो विकसित देश होते हैं उनमें की जाती है। भारत का असम में भी चाय की खेती की जाती है। अब आगे बढ़े तो एक टाइप होता है मिश्रित एग्रीकल्चर। वेट फॉर अ मिनट। अब बागान कृषि एक ही फसल उगाई जाती है, देखो ये बता दिया मैंने ये सब। अब आता है ये मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब होता है, नाम ही देखो, मिक्सचर का मतलब क्या होता है, जब एक साथ दो चीज़ें मिली हुई हो, 1+1 इज अ मिक्सचर ऑफ 2। तो मिश्रित खेती का मतलब होता है कि एक तो होगा जो खाद्यान्न फसल का उत्पादन किया जाएगा, दूसरा होगा
चारे की फसल का उत्पादन किया जाता है। मतलब कि एक ही खेत में खाद्यान्न फसल और चारे की फसल को एक साथ उत्पादन करना मिश्रित खेती कहा जाता है। अब चारे की फसल का उत्पादन क्यों करना है? क्योंकि ये खेती के साथ साथ पशुपालन को भी महत्व देते हैं। क्या मतलब कि खेती के साथ पशुपालन की गतिविधियों को महत्व देते हैं, इसलिए चारे की फसल का उत्पादन करते हैं और चारे की फसल उनके पशुओं के लिए होती है। तो खेती प्लस चारे, मतलब आपको ये देखना है कि सिर्फ मिश्रित का मतलब आएगा तो सिर्फ वो एक फसल नहीं उत्पादन कर रहे हैं, जो फसल है उसके साथ जो खाद्यान्न फसल है उसके साथ चारे की फसल का उत्पादन कर रहे हैं। चारा किस लिए उपयोगी होता है? तो पशुपालन के लिए। मतलब कि मिश्रित खेती में चारे का उत्पादन और खाद्यान्न फसल साथ में उत्पादित की जाएगी और एग्रीकल्चर के साथ पशुपालन को भी साथ में महत्व दिया जाएगा। ये भी मतलब कुछ विकसित देशों में फेमस है, जैसे कि उत्तर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ये प्रकार की इन देशों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। इस चैप्टर को आपको ध्यान से पढ़ना है। सेम टू सेम चैप्टर है ना क्लास 12 की इंडियन जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसके अंदर भी ये फैक्ट्स और इस टाइप की कृषि के बारे में बताया गया है। एग्रीकल्चर अपन ने पढ़ लिया, एग्रीकल्चर के टाइप्स, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि के अंदर आता है गहन निर्वाह कृषि और आदि निर्वाह कृषि। उसके बाद आता है वाणिज्यिक एग्रीकल्चर। वाणिज्यिक एग्रीकल्चर के अंदर मैंने विभिन्न टाइप्स बताए, एक तो बागान कृषि, मिश्रित कृषि और डेयरी। फसलों की बात करें तो फसलें मुख्यतः 3 प्रकारों में बांटी गई है। एक होती है खरीफ फसल, एक होती है रबी फसल और एक होती है जायद। अब जो खरीफ फसल होती है ना, आपको इजी वे में याद करना है। तो खरीफ फसल गर्मियों में उगाई जाती है। तो खरीफ फसल मुख्यतः गर्मियों में बोई जाती है। इसका टाइमिंग मतलब कि बारिश आप ले लो, गर्मियों और बारिश में जो फसलें उगाई जाती है ना उसको खरीफ फसल बोलते हैं। अब रटने को मैं ये रटवा सकती हूँ कौन कौन सी फसल गर्मियों में बोई जाती है, कौन कौन सी सर्दियों में बोई जाती है, लेकिन आप खुद भी दिमाग लगाने कौन कौन सी सर्दियों में अपन फसलें खाते हैं। आप दिमाग लगाओगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि मैंने इनको बहुत बार रटने की कोशिश की, मैं हर बार भूल जाती हूँ। फिर मैंने दिमाग लगाया कि भाई गेहूँ हमारे घर पे, मतलब गेहूं का उत्पादन मम्मी बहुत बार बोलती थी कि अपन को सर्दियाँ आएंगी, जब नए गेहूँ आएंगे तब खरीदेंगे। तो जो गेहूं की फसल है ना वो रबी की फसल है जो सर्दियों में उगाई जाती है। वही धान मतलब कि चावल का उत्पादन खरीफ की ऋतु में होती है, क्योंकि चावल के उत्पादन में पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है और बहुत फील्ड पानी से भरे होंगे तभी चावल का उत्पादन होगा। तो चावल खरीफ के प्रकार आप दूसरी ले लो, जैसे कि मक्का है, कपास है, ये सब खरीफ की फसल है। और सर्दियों में चना, मटर, गेहूँ, ये है रबी की फसल। जायद फसल रबी की फसल और खरीफ की फसल दोनों के बीच का समय होता है जब जायद फसलों का उत्पादन होता है। जैसे कि आप गर्मियों में बहुत बार तरबूज है, खरबूजे है, ये सब खाते हो, ये सब चीज़ें जायद फसल के अंदर आती है। तो समझ में आया फसलों के टाइप्स, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद फसलें। अब इस चैप्टर में सब फसलों के बारे में कुछ कुछ जानकारी दे रखी है, जैसे गेहूं के बारे में, चावल के बारे में, जूट के बारे में, गन्ने के बारे में। तो मैं आपको संक्षिप्त में बस, मैंने शायद उनके नोट्स नहीं बनाए हैं, इनके बस जानकारी दी है, तो मैं आपको है ना थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बताऊंगी। जैसे कि चावल का उत्पादन, चावल का उत्पादन एक ये जो फसल होती है ना चावल, ये फसल पानी गहन फसल होती है, मतलब कि इसको बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। तो जिन क्षेत्रों में पानी की और सिंचाई की व्यवस्था अच्छी होगी वहाँ पर राइस का उत्पादन होगा। राइस अपने दक्षिण भारत में मुख्य खाद्य फसल है। विश्व का सबसे अधिक जो चावल का उत्पादन होता है वो चाइना के अंदर होता है, उसके बाद भारत के अंदर होता है। भारत चावल की विभिन्न किस्मों का उत्पादन करता है। फिर आपने भी सुना होगा कि कई बार चावल बासमती चावल लाओ, इंडिया गेट चावल लाओ, तो वो विभिन्न प्रकार के, कुछ छोटे दाने के आते, कुछ बड़े। तो चावल की विभिन्न किस्मों का उत्पादन भारत और विश्व में होता है। भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल चावल का सबसे अधिक उत्पादन करता है। अब उसके बाद आता है गेहूँ। गेहूँ भारत में चावल के बाद खाई जाने वाली मुख्य खाद्यान्न फसल है।
चावल भारत के उत्तर भारत में अधिक खाए जाते हैं। चावल का उत्पादन भारत विश्व में चावल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश है। चावल गेहूँ रबी की फसल है। मैं गेहूँ की फसल की बात कर रही थी कि गेहूँ उत्तर भारत में खाई जाने वाली सबसे अधिक खाद्यान्न है। दूसरा, ये रबी की फसल है। भारत में सबसे अधिक जो गेहूँ उत्पादन होता है पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में होता है। चाइना, यूक्रेन, उत्तर अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और रशिया में गेहूं का उत्पादन होता है। मक्का खरीफ की फसल है। ये फसल मतलब कि एक तरफ से ये चारे की फसल के रूप में भी उत्पादन किया जाता है और खाद्यान्न फसलों के रूप में भी उत्पादन किया जाता है। चावल के सबसे बड़े उत्पादन में राजस्थान मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, उत्तर अमेरिका में मक्के का बहुत बड़े मात्रा में उत्पादन किया जाता है। आपने अमेरिकन मक्कों के बारे में सुना होगा, मतलब कि जो आते हैं ना भुट्टे, अमेरिकन भुट्टे, तो वो अमेरिका में उगाई जाने वाली एक किस्म है जो मक्का की किस्म कहा जाता है। मक्के का उत्पादन भारत में भी किया जाता है, जैसे कि महाराष्ट्र में, राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश मक्के के मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। जो बाजरा मिलेट्स के अंदर आते हैं। जो बाजरा विश्व मतलब कि ये पोषक तत्वों के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। भारत ने मिलेट्स के उत्पादन के लिए यूएन मिलेट्स ईयर भी घोषित करवाया था 2024 को। मिलेट्स पोषक तत्वों से युक्त होते हैं। दूसरा, ये जलवायु के परिवर्तन के प्रति रेजिस्टेंस है, मतलब कि इनको उत्पादन करने के लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती और मतलब कि हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन में भी इनका उत्पादन किया जा सकता है। अब मिलेट्स में जौ, बाजरा, रागी और थोड़े बहुत और प्रकार के मिलेट्स आते हैं जो पोषक तत्वों से भी युक्त होते हैं। आगे दालों की बात करें तो भारत दालों का विश्व में सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश है। भारत विश्व में कुल उत्पादन का 20% दालों का उत्पादन भारत ही करता है और भारत दालों का सबसे अधिक मतलब दालें खाने वाला देशों में से भी आता है। दालें प्रोटीन का सोर्स होती है। भारत में दालों का उत्पादन बहुत सारे क्षेत्रों में होता है और दालें प्रोटीन से युक्त होती हैं। तो ये फसलों के बाद कुछ वाणिज्यिक फसलें भी हैं। इनके बारे में भी कुछ ऐसी ही फैक्ट्स उसमें दे रखे हैं जो आपको स्वयं पढ़ने पड़ेंगे और किन क्षेत्रों में उगाई जाती है उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेनी पड़ेगी। जैसे भारत भी कॉफ़ी का उत्पादन करता है, चाय का उत्पादन करता है। कॉफ़ी और चाय का उत्पादन ब्राज़ील, चाय का उत्पादन श्रीलंका, इन क्षेत्रों में होता है। भारत ये मुख्य पेय पदार्थों का बहुत अधिक उत्पादन करता है और जूट के मामले में भारत दूसरे नंबर पर है। सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन करता है बांग्लादेश के बाद भारत जूट का उत्पादन करने वाला विश्व का दूसरा बड़ा देश है। जूट भारत के मुख्यतः पश्चिम बंगाल में उत्पादित किया जाता है। पश्चिम बंगाल आज़ादी से पूर्व जूट का जो मुख्य क्षेत्र था वो भारत के अंदर ही था, लेकिन आज़ादी के बाद जब पूर्वी पाकिस्तान अलग हुआ तब जूट का जो उत्पादन प्रदेश था वो बहुत अधिक पाकिस्तान में चला गया। उसकी वजह से भारत में जूट का प्रदेश कम हो गया, लेकिन भारत विश्व का जूट उत्पादन में दूसरे नंबर पर स्थान है। शुगर केन, गन्ना, भारत गन्ने का उत्पादन करने वाले कुछ लीडिंग देशों में आता है और गन्ने से भारत चीनी के उत्पादन करने में विश्व में सबसे अधिक चीनी का उत्पादन करता है और चीनी के बाद गुड़ का उत्पादन करने में भी भारत प्रथम नंबर पर आता है। गन्ने का उत्पादन ब्राज़ील में भी गन्ने का उत्पादन किया जाता है और ये एक जो वर्षा गहन मतलब कि बहुत अधिक पानी इसके उत्पादन के लिए चाहिए होता है। ये खरीफ की फसल है, ठीक है, खरीफ की फसल है। अब कॉटन सूती वस्त्र उद्योगों का आधार है। भारत कॉटन का बहुत अधिक उत्पादन करता है और भारत अच्छी किस्म के कॉटन का उत्पादन करता है। कॉटन का अन्य उत्पादक देश है पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, मिस्र, मैक्सिको। ये देश कॉटन का उत्पादन करते हैं। कॉटन
सूती वस्त्र उद्योगों का आधार होता है और जिन क्षेत्रों में कॉटन का उत्पादन होता है उन क्षेत्रों के पास आपको सूती वस्त्र उद्योग देखने को मिल सकते हैं। भारत कच्चे कॉटन का निर्यात भी करता है, उससे बने धागों का भी निर्यात करता है, लेकिन भारत फैब्रिक के निर्यात में कम स्थान पर, मतलब कि भारत को फैब्रिक उत्पादन में अभी बहुत कुछ कार्य करने की आवश्यकता है। तो ये है नकदी फसलें। नकदी फसलों का मतलब होता है कि कमर्शियल पर्पज़ के लिए उत्पादन की, मतलब बाजार की मांग और उस आपूर्ति को देखकर उनका उत्पादन किया जाता है और उनका मेन पर्पज़ बाजार में उनको बेचना ही होता है। अब आगे बढ़े तो ये अपन ने इनके बारे में मैंने जल्दी जल्दी में ही कुछ बताया, क्योंकि ये फैक्ट्स है जो आपको खुद को लर्न करने पड़ेंगे। और अब आगे बढ़े तो आगे है कृषि का महत्व। कृषि अपनी विश्व की भोजन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए महत्वपूर्ण है। भोजन की आवश्यकताओं के साथ साथ विश्व की 50% से अधिक जनसंख्या कृषि के ऊपर अपनी आजीविका के लिए निर्भर है। तो कृषि का बचाना अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। लेकिन वर्तमान में जलवायु परिवर्तन का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो कृषि के ऊपर पड़ रहा है। नेगेटिव इम्पैक्ट कृषि के ऊपर इसलिए पड़ रहा है क्योंकि कृषि डायरेक्टली इन्वायरमेंट की और प्रकृति के ऊपर निर्भर है। ऐसे में प्रकृति और इन्वायरमेंट में जो भी परिवर्तन आता है वो एग्रीकल्चर को प्रभावित करेगा। इसीलिए अपन को जलवायु रेजिस्टेंट एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ने की आवश्यकता है, तथा ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर पानी की आपूर्ति कम है वहाँ पर फसल गहन मतलब कि जो पानी गहन जो फसलें होती है उनके उत्पादन से बचना चाहिए। जैसे कि भारत के पंजाब और हरियाणा में गेहूँ और चावल का उत्पादन बहुत अधिक होता है, लेकिन वहाँ की जो कंडीशन है वो वहाँ उसके उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है। इसीलिए ऐसी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जिनके लिए पानी की कम आवश्यकता हो। दूसरा ऑप्शन है अपन जैविक कृषि की तरफ भी बढ़ सकते हैं, जो जलवायु के प्रति अधिक रेजिलिएंट है। ठीक है, और ये साथ में कृषि बहुत सारे उद्योगों को कच्चा माल भी प्रोवाइड करती है। तो कृषि आधार है अर्थव्यवस्था का, रोजगार के मामले में, उद्योगों के मामले में और अपने पोषण के मामले में। बिना एग्रीकल्चर के शायद अपनी अर्थव्यवस्था का अस्तित्व भी न रहे। इसीलिए जिन देशों में एग्रीकल्चर अच्छा है, आप देखोगे, आप कभी औद्योगिक विकास की प्रक्रिया को जानोगे तो आप यही देखोगे जिस क्षेत्रों में एग्रीकल्चर उत्पादन बढ़ा उसी ने उद्योगों के विकास को आधार दिया, क्योंकि गांवों में उत्पादन होने वाला शहरों की आवश्यकताओं को पूरा कर सका। इसीलिए उद्योगों का विकास संभव हो सका। इतनी बड़ी जनसंख्या के खाद्यान्न की आवश्यकताओं को पूरा करना अगर संभव है तभी अपन आगे अर्थव्यवस्था में उद्योगों का विकास कर सकते हैं। अतः कृषि अर्थव्यवस्था का आधार है, उसके बिना न तो उद्योग संभव है, न रोजगार, न जीविका। इसीलिए बदलती परिस्थितियों के अनुसार इस कृषि को स्टेबल और सस्टेनेबल कृषि अपनाने की आवश्यकता है। धन्यवाद। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। बाय।